हेलो एवरीवन, एजू रॉकेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये DSSB स्पेशल साइकोलॉजी की एक सुपर MCQ के नाम से सीरीज़ स्टार्ट की गई है, जिसमें PRT, TGT और PGT लेवल के साइको के क्वेश्चन और चाइल्ड पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे। तो फ्रेंड्स, इसको ज़रूर देखें, ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 241, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल परिवर्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? सहसंबंध, मार्गांतरीकरण, विलयन, नवीनीकरण। तो पहले जानते हैं मूल परिवर्तियाँ होती क्या हैं। मूल परिवर्तियाँ होती हैं किसी भी उद्देश्यपूर्ण व्यवहार के पीछे जो शक्तियाँ छुपी होती हैं, उन्हें ही मूल प्रवृत्ति कहा जाता है। तो इसे विलियम मैकडूगल ने इन्वेंट किया था और ये टोटल 7 होती हैं। इसमें से पहली है रिजेक्शन, डिस्गस्ट, फाइट, एंगर, सेल्फ असर्शन, इलेशन यानी कि उल्लास, क्यूरियोसिटी, वंडर, मैटरनल पैटर्नल, टेंडर इमोशन, सेल्फ अबेसमेंट, नेगेटिव एंड लास्ट एस्केप, फियर। ये जो मूल प्रवृत्ति हैं यानी इंस्टिंक्ट हैं, उनके साथ ये इमोशन जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि किस विधि द्वारा इनमें परिवर्तन लाया जा सकता है, तो वो आंसर है मार्गांतरीकरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खिलौनों की आयु कहा जाता है शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या सभी? तो फ्रेंड्स, खिलौनों की आयु होती है पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है? व्याख्यान देने के लिए पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना, बहु परिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना और एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना या प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। तो इसका आएगा चर्चाओं के लिए अवसर उपलब्ध कराना। हाँ जी फ्रेंड्स, अगर आप अच्छी तरह से शिक्षक का रोल निभाना चाहते हैं तो आपको बच्चों को डिस्कशन करने का, बातचीत करने का मौका ज़रूर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश बनाने के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षकों के अनुसार कार्य करना, बच्चे की स्वीकृति, शिक्षक का सकारात्मक रुख, बच्चे के प्रयासों का अनुमोदन। सिर्फ पहला ऑप्शन छोड़कर बाकी सब सत्य हैं, लेकिन यह जरूर नहीं है कि जो शिक्षक चाहता हो वही कार्य किया जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। छात्र स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं सरल कार्य की खोज के लिए, नवीनता का पता लगाने के लिए, सतत संघर्ष करने के लिए या गलतियां करने के लिए? तो छात्र स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं अपनी नवीनता का पता लगाने के लिए, खुद में कुछ ना कुछ नयापन ढूंढने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से डैश को छोड़कर सभी बुद्धिमत्ता परीक्षण के उदाहरण हैं? स्टैनफोर्ड बी ने, वेशलर बी ने, बेल स्केल्स, रोशार्क परीक्षण। तो इसका आंसर आएगा बेल स्केल्स। इस बेल स्केल्स को छोड़कर हमारे सारे बुद्धिमत्ता परीक्षण के लिए उदाहरण हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों की गलतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे गलतियां तब करते हैं जब शिक्षक उदार हो और गलतियां करने पर उन्हें दंडित ना करता हो। बच्चों की गलतियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं, इसलिए उनको गलतियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि वे लापरवाह होते हैं, या बच्चों की गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है? तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन आएगा डी। बच्चे अगर गलतियां कर रहे हैं तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, और यही सीखने की प्रक्रिया का उनका एक हिस्सा है। अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा शिक्षार्थियों को दिशाहीन बनाती है, युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने की जिज्ञासा बनाती है, शिक्षार्थियों की स्मृति को तेज करती है, या पुराने और नए ज्ञान में अंतर स्पष्ट करती है? तो प्रेरणा का काम क्या होता है कि वो बच्चों में जिज्ञासा बनाती है, वो भी किस चीज़ की? क्यूरियोसिटी, ताकि बच्चा सीखने को उत्सुक हो। नेक्स्ट, मानव व्यक्तित्व निम्न में से किसका परिणाम है? परवरिश और शिक्षा का, आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच संबंध का, केवल पर्यावरण का, या केवल आनुवांशिकता का? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन आएगा बी,
अनुवांशिकता और पर्यावरण का, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बीच जो संबंध होता है वही मानव व्यक्तित्व का परिणाम है। अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? अधिगम तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो। अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी में भीतरी प्रेरणा हो या सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। सी सही लग रहा है अब तक। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, बाहरी कारकों से प्रेरित हो। तो देखिए सी ही है आंसर। अधिगम यानी लर्निंग तभी इफेक्टिव होगी जब बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड होगा। हम उसको आउटर लुक से, आउटर जो भी हम उसको गिफ्ट वगैरह देकर ऐसे उसको मोटिवेट नहीं कर सकते, वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होगा। अगर बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड है, खुद से करना चाहता है, तो वो जब तक उस चीज़ को अचीव नहीं कर लेगा वो उसके लिए एफर्ट पुट करता रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 251 अधिगम के लिए प्रथम शर्त क्या है? मतलब लर्निंग के लिए हमें सबसे पहले क्या मैंडेटरी है? सीखने वाले की अभिप्रेरणा, सीखने वाले का मानसिक स्तर, उसकी बुद्धि या उसकी अभिवृत्ति। तो फर्स्ट पॉइंट है सीखने वाले की अभिप्रेरणा, यानी उसका मोटिवेशन। उसको मोटिवेशन होगा, वो उस चीज़ के लिए काम करने का इच्छुक होगा, तभी वो काम कर पाएगा। अब हम देखते हैं अगला। अधिगम के लिए द्वितीय शर्त क्या है? सीखने वाले का मानसिक स्तर, उसकी बहु अनुक्रियाएं, सीखने वाले की बुद्धि या उसकी अभिवृत्ति। तो सेकंड स्टेप आएगा सीखने वाले की बहु अनुक्रिया। अब वो मोटिवेटेड तो है, लेकिन अब वो उसके लिए क्रियाएं क्या कर रहा है वो डिपेंड करता है। तो ये उसकी सेकंड शर्त है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अधिगम के लिए तृतीय शर्त क्या है? सीखने वाले का मानसिक स्तर, बुद्धिलब्धि, पुनर्बलन या उसका मन। तीसरा होता है हमारा अधिगम की तृतीय जो शर्त है वो होती है सीखने वाले को पुनर्बलन, यानी कि रीइंफोर्समेंट। तो पहला हमने क्या पढ़ा? सीखने वाले की अभिप्रेरणा यानी उसका मोटिवेशन। दूसरा हमने पढ़ा उसकी बहु अनुक्रियाएं। तीसरा हमने पढ़ा उसका पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। उसकी चतुर्थ शर्त क्या होती है, यानी फोर्थ? सीखने वाले का अभ्यास, उसके घर का माहौल, उसकी बुद्धि लब्धि या उसका मन। अब है उसका अभ्यास। ऐसा नहीं है कि बुद्धि कम भी है, अगर वो उस चीज़ के लिए निरंतर अभ्यास करता रहेगा, प्रैक्टिस करता रहेगा, तो वो उस चीज़ को, लर्निंग को पा सकता है। ये उसकी चौथी और आखिरी शर्त है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। ये परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? किसने कहा है कि अधिगम जो है बिहेवियर में हमारे एक परमानेंट चेंज होता है जो कि हम अपने अभ्यास से यानी प्रैक्टिस से और अपने अनुभव यानी एक्सपीरियंस से पाते हैं। तो ये कहा है मॉर्गन ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। अनुभव यानी एक्सपीरियंस और प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग द्वारा अगर हम बिहेव में अपने चेंजेस ला रहे हैं, उसको करेक्ट कर रहे हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू अस और अकॉर्डिंग टू अदर्स वट, तो वही लर्निंग है। तो ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है गेट्स ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? क्रो एंड क्रो ने। तो फ्रेंड्स ये वाली इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट है व्यवहार के कारण व्यवहार परिवर्तन अधिगम है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? क्रो एंड क्रो ने, मॉर्गन ने, गिलफोर्ड ने, वुडवर्थ ने। तो ये दी है गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट है पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? पूर्व निर्मित व्यवहार, मतलब जो हमारा पहले से ही व्यवहार है उसमें अनुभव द्वारा अगर हम परिवर्तन ला रहे हैं तो वही लर्निंग है। ये कहा गया है कार्विन, क्रो एंड क्रो, गिलफोर्ड या मॉर्गन ने। तो इसका आंसर आएगा कार्विन ने। अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? पील ने। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।